2024 काफी बढ़िया साल रहा, पर क्या इंजीनियर्स या डॉक्टर्स के लिए? नहीं। तो क्या अंबानीज के लिए? मे बी। मूवी स्टार्स या फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए? नहीं। इतनी ज्यादा तरक्की तो हमारे देश में किसी फील्ड ने नहीं करी जितनी इस साल स्कैमर्स ने कर ली। जी हाँ, समय रहना इस साल इंडिया गॉट लेटेंट लाए तो थे, पर उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग निकल गए हमारे देश या हमारे पड़ोसी देशों में, जैसे कि पाकिस्तान, म्यांमार। ऐसे कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं और खुद हमारे भी कुछ ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिनकी वजह से मुझे आज ये कहना पड़ रहा है कि स्कैमर्स गॉट टैलेंट। यस दे डू। तरक्की चाहे कितनी भी बड़ी हो, इस साल जो तरक्की का रिकॉर्ड तोड़ा है वो है हमारे अपने सगे स्कैमर्स। सगे इसलिए क्योंकि है ये हमारे बीच में रहने वाले आम भारतीय नागरिक जो कि कहीं कहीं अन्य अन्य देशों में जाके बस चुके हैं या फिर फंस चुके हैं, पर अपने कला या फिर टैलेंट से उन्होंने भारत में इतना स्कैम मचाया 2024 में कि सिर्फ डिजिटल अरेस्ट स्कैम से भारत ने हर दिन 60 करोड़ का नुकसान झेला। अगर इसका मैं एक रफ एस्टिमेट दूं तो फर्स्ट 6 मंथ में 2024 में इंडिया लॉस्ट अबाउट 11,000 करोड़। डेली 6,000 कंप्लेंट्स रोज रिकॉर्ड करी जाती थी नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल में। इंडिया हैव लॉस्ट एन एवरेज ऑफ 60 करोड़ डेली, एंड यस दिस इज कंसर्निंग। ऑल्दो ये सुनने में बहुत फनी लगता है कि डिजिटल अरेस्ट का कोई कैसे स्कैमर फायदा उठा सकता है, बट हमारे देश में ये हो रहा है। हम इसमें काफी एजुकेटेड एंड प्रोमिनेंट पोजीशन पे लोगों को भी देख सकते हैं जो स्कैम में फंस रहे हैं, जैसे कि सीनियर असिस्टेंट एडिटर एट आजतक.in में ऋचा मिश्रा भी इस स्कैम का शिकार बन चुकी है। Also we can see the case of prominent YouTuber and a very much big social media influencer अंकुश भगुना, जिन्होंने 40 hours straight इन scammers के साथ एक traumatic ordeal को डील किया। He was held hostage by scammers on a video call for more than 40 hours। तो मे बी एक लाफिंग सीन हो सकता है, बट तब तक जब तक ये अपने साथ ना हो। डिजिटल अरेस्ट स्कैम को करने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक, उनके पास मौजूदा टेक्नोलॉजी, और दूसरा आपका डेटा। ये डेटा जो है ये आप लोग जानबूझ के लीक नहीं करते हैं। ये वही डेटा है जो कि आप लोग किसी भी वेबसाइट में या फिर किसी भी ऐप में लॉगिन करते हुए देते हैं। वो डेटा एक दाम पे बाहरी कंपनीज या बाहरी लोगों को बेच दिया जाता है। उसी डेटा से निकाल के ये लोग आपका मोबाइल नंबर से लेके आपका नाम और फलाना चीज़ों को निकाल लेते हैं। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि भारत का कोई आदमी आपको स्कैम कर रहा है, पर वो भारत में मौजूद नहीं है। ये लोग अलग अलग माइग्रेंट कंट्रीज़ में जाके बस जाते हैं या फिर इन लोगों को फंसा लिया जाता है। जब ये लोग वहाँ पे होते हैं तो ये लोग नकली कॉल सेंटर्स को तैयार करके आप लोगों के पास कॉल करते हैं, जहाँ पे आपको लोगों की बात स्कैमर से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली करवाई जाती है। अगर उनको पता चल गया किसी तरीके से कि आप कन्विंस हो चुके हैं, तो वो आपको वीडियो कॉल के थ्रू डायरेक्टली थ्रेट देना चालू कर देते हैं, जिस थ्रेट में या तो हॉस्पिटलाइज या फिर पुलिस वारंट या फिर मनी फ्रॉड या ड्रग्स के मामले शामिल हो सकते हैं। ये लोग अपने थ्रेट्स का यूज करके आप लोगों से एक सर्टेन अमाउंट एक बैंक में ट्रांसफर करने को कहते हैं, जो कि एक इंडियन बैंक ही होता है। फर्दर वो इंडियन बैंक क्या करता है कि उस पैसे को अलग अलग जगहों पे ट्रांसफर कर देता है जहाँ पे वो साइबर ऑफिसेस फॉरेन कंट्रीज में मौजूद है। अब ये जो इंडियन अकाउंट होता है ये किसी नोन या फिर पर्टिकुलर आदमी का नहीं होता। ये अकाउंट्स बनाए जाते हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड यूज करके ऑफ पुअर पीपल हु आर ड्वेलिंग ऑन द स्ट्रीट्स। हाँ, ये गरीब या फिर जो भिखारी या फिर जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जिनको इन चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, उनसे उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर वो लोग एक नकली अकाउंट क्रिएट करते हैं कि जिससे एक बीच में बफर वॉल क्रिएट हो जाए। तो जब पुलिस ट्रेस करती है कि वो अमाउंट किस अकाउंट में गया है, तो उनको ट्रेस होता है वो बेगर या स्ट्रीट ड्वेलर या फिर वो बेचारा गरीब वेंडर जिसको आइडिया भी नहीं है कि उसने 5,000 रुपए के लिए जो अपना आधार कार्ड किसी को जस्ट यूज करने के लिए दिया था, उसका क्या ही गलत इस्तेमाल किया गया है। एक गरीब इंसान के लिए 5 से 10,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो इन स्कैमर्स को ऐसे गरीब लोगों का भारत में मिल जाना बहुत आसान है। वो किसी का भी आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके एक बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं और उस अकाउंट को सेफ्टी वॉल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब भी स्कैमर आपको डिजिटल अरेस्ट के नाम पे स्कैम करता है तो वो पैसे इसी गरीब के खाते में ट्रांसफर करने को बोलता है और उस खाते से वो अपने इंटरनेशनल खातों में उसे ट्रांसफर करवा लेता है। तो एक सेफ्टी वॉल क्रिएट हो जाता है। जो पहला अकाउंट होता है पुलिस उसे ट्रेस करती है, उसे ट्रेस करते करते जब दूसरे अकाउंट तक पहुंचती है
तब उन्हें पता चलता है कि वो बैंक अकाउंट किसी फॉरेन कंट्री में बेस्ड है, और जो फॉरेन में पैसा चला जाता है ड्यू टू इंटरनेशनल लॉस, अब हम उन लोगों पे उतनी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरीके से स्कैमर्स स्कैम किए जा रहे हैं और हमारे लॉ से बचे जा रहे हैं। बट सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों से ये लोग स्कैम नहीं कर रहे, एक तीसरा सीक्रेट हिडन इंग्रेडिएंट भी है, और वो इंग्रेडिएंट कोई और नहीं, हम ही लोग उनको देते हैं, जो कि है मिस इन्फॉर्मेशन, या फिर इन्फॉर्मेशन का हमारे पास ना होना, या फिर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। हम लोगों को खुद ही नहीं पता कि भारत में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मैं हमारी पुलिस सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर इतना भी कह रहा हूँ कि हमारी भारतीय पुलिस सर्विस में भी एफिशिएंट है, बट वो इतनी भी एग्रेसिवली एफिशिएंट नहीं हो चुकी है कि वो लोगों को डिजिटली अरेस्ट कर पाने में सक्षम हो। इसी बात को प्रूव करते हुए FBI ने एक रिपोर्ट जारी करी, जिसमें इंडिया को 3rd रैंक दिया गया इन द वर्ल्ड अमंग द टॉप 20 कंट्रीज बीइंग विक्टिमाइज्ड बाय साइबर क्राइम्स। जरा सोचिए, क्या पुलिस कभी आपको फर्दर इंटिमिडेशन के साथ अरेस्ट करने आएगी? क्या पुलिस कभी इस चीज़ का ध्यान रखेगी कि आप लोगों को पहले से वो इत्तला कर दे कि येस वी आर गोइंग एंड कमिंग टू अरेस्ट यू? क्या वो अपना सरप्राइज का एलिमेंट छोड़ देगी? इसमें बस थोड़ा सा बेसिक सिविक सेंस को लगाने की ज़रूरत है। वही बात है कि कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। बट यहाँ पे मैं एक बात दोबारा कहना चाहूँगा कि ये तब तक ही फनी लगता है जब तक ये हमारे खुद के साथ ना हो रहा हो। एक और डेटा आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, ये सोफोस का डेटा है, जिसमें ये कहा गया कि नियरली 40% ऑफ बोर्ड मेंबर्स इन इंडिया हैव नो नॉलेज ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड थ्रेट एंड रिस्क। सर्ट ने हिंदू टाइम्स की रिपोर्ट में कहा था कि देयर वर 44,000 साइबर अटैक्स इन इंडिया, और ये भी डेटा सिर्फ 2020 का है। ये एक स्टैगरिंग इंक्रीज ऑफ 300% फ्रॉम 2019। अनफॉर्चुनेटली साइबर क्राइम इन इंडिया हैज शो नो साइन ऑफ स्लोइंग डाउन। जैसे कि मैंने आपको बताया, 2024 वाज द ईयर ऑफ द हैकर्स, स्कैमर्स एंड स्पैमर्स। आप में से कई लोगों को अचानक से एक वर्ड याद आ रहा होगा, रैंसमवेयर। काफी एंटीवायरस कंपनीज ने अपने एंटीवायरसेस को इसी को कह के प्रमोट किया था कि दीज आर एंटी रैंसमवेयर्स। तो जो रैंसमवेयर का डेटा था इंडिया में, यू विल बी शॉक टू हियर दैट कि 2022 में इंडिया फेस्ड अ टोटल ऑफ 3950 ऑफिशियल रैंसमवेयर अटैक्स। और इसमें जो सबसे डरावनी बात है कि मेनी आर नॉट इवन डिटेक्टेड और रिपोर्टेड ड्यू टू लैक ऑफ साइबर एजुकेशन। सिर्फ 22 बिलियन रिकॉर्ड कॉम्प्रोमाइज और सिर्फ $150 मिलियन ही तो हमने पे करे हैं रैंसमवेयर में, और वो भी सिर्फ ईयर 2022 में। स्टिल आफ्टर दिस रैंसमवेयर एरा वी बिकेम सो स्टूपिड that we are falling for this new crime and still we are not able to get out of this. So this shows कि how efficient our police and our surveillance system is working against these scammers and hackers. दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ये कहावत हम सभी ने सुनी होगी। बट हम चाहे जितना भी फूक फूक के पी ले, हमारी जो सिस्टम है वो हमेशा इन स्कैमर्स और हैकर से हमेशा 2 स्टेप पीछे ही मिली है। हम कभी भी फर्दर प्रोटेक्शन प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए हैं। इंडिया आज का सिलिकॉन वैली है, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कही गई थी एक डेटा के द्वारा जो कि मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने दिया था, जिसने कहा था कि इंडिया एज द सेकंड फास्टेस्ट डिजिटल अडॉप्टर अमंग द 17 मोस्ट डिजिटल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। और एक और चीज में हम लोगों ने अपना थोड़ा नंबर बढ़ा लिया है, वी आर द 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंटरनेट यूजर्स। There are more than 1.15 billion mobile phones in India and over 700 million internet users. मोबाइल चलाने वालों की संख्या तो बढ़ गई, पर क्या हमारे पास अवेयरनेस फैलाने की या फिर साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की क्षमता बढ़ी है? जहां आज भी लोगों को अपनी बेसिक सिविक राइट्स का आइडिया नहीं, जहां उनको अपने लीगल राइट्स का आइडिया नहीं, क्या उनको अपने साइबर राइट्स का आइडिया है? सारा मुद्दा है अरेस्ट होने के डर का। तो चलिए मैं आपको अरेस्ट होने से पहले की कुछ बातें बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, पुलिस कभी फ़ोन करके आपको एक्सटॉर्ट नहीं करेगी। दूसरी बात, कभी आपके नाम पे कंप्लेन रजिस्टर करी गई हो तो पुलिस आपको फ़ोन करके थाने बुलाएगी, ना कि फ़ोन ही पे उसको निपटाने की बात करेगी। तीसरी चीज़, आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए कि आपको अरेस्ट वो कब कर सकती है। अरेस्ट बस तभी किया जा सकता है जब आपके ऊपर FIR करी गई हो, या फिर अरेस्ट वो तभी करेगा जब पुलिस के पास आपके नाम का वारंट हो। पर कुछ केसेस में पुलिस बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट कर सकती है, पर ये सारी जो चीज़ें हैं ये फिजिकली होती हैं, ना कि वर्बली ओवर द फोन और ना कि बाय वीडियो कॉल्स। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि भारत के न्याय व्यवस्था में कहीं पे भी वीडियो कॉल के थ्रू अरेस्ट करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम तो बहुत चल रहा है, बट साथ ही साथ एक और स्कैम आज भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक में है, वो है व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल्स आना बाय अननोन नंबर्स।
अचानक से आपके फ़ोन पे एक वीडियो कॉल आता है जिसमें 2 सेकंड के लिए आप फ़ोन उठाते हो और फिर अचानक से फ़ोन कट जाता है। या फिर आप जब उस वीडियो कॉल को उठाते हो, फ़ोन में कोई ऑब्सीन इमेजरी या ऑब्सीन वीडियो चल रहा होता है और उतने ही देर की क्लिप को जो स्कैमर है वो रिकॉर्ड करके आप ही को व्हाट्सएप पे भेज के या फिर थ्रू एआई या फिर चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशंस के थ्रू आपको भेज के आपको एक्सटॉर्ट करता है या आपसे मनी डिमांड करता है। हाल ही में जुलाई 16 का एक केस है टाइम्स ऑफ इंडिया में जिसको देखा गया कि लखनऊ में एक आदमी को ऐसी ऑब्सीन वीडियो कॉल के थ्रू बंधक बनाया गया और उससे 20,000 रुपए तक निकलवा लिए गए। इसी एआई की मदद से डीप फेक वीडियोस का भी स्कैम काफी चल रहा है। बीबी के वाइन्स या भुवन बाम को आप में से कौन ही नहीं जानता होगा। क्या आपको पता है भुवन बाम जो कि अभी शोज जैसे कि ताज़ा खबर के लिए भी फेमस हुए, वो भी इस डीप फेक वीडियो एआई का शिकार बने। और जल्दी ही जैसे ही उनको ये चीज़ पता लगा, सबसे पहले उन्होंने अपने फैंस को इस चीज़ के बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने एक कंप्लेन लॉन्च करी इन द ओशिवारा पुलिस स्टेशन इन मुंबई, which brings the attention to the misleading and scandalous nature of the deepfake video. Narayana Murthy, you claim that any Indian can start earning 2,500,000 rupees per month by investing just 22,000 rupees through a new financial platform. How exactly does this system work? Why has it become accessible to everyone only now? And most importantly, why should people trust it? These are not just promises. We have developed an automated system that allows ordinary people to earn income that was previously accessible only to professional investors. We've been working on it for the past 2 years, and it is already providing additional income to many Indians. I'm not promising you millions overnight, but earning 100,000 rupees a day is entirely achievable. तो आखिर क्या वजह है इस स्कैम के होने की? जो सबसे बड़ी वजह है वो है डर। डर अपनी डिग्निटी को लेके, डर कि 4 लोग क्या कहेंगे। तो स्कैम रोकना तो पूरा हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन एज ए व्यूअर हम लोग 2 चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी कोई भी ऐसी इमेज या वीडियो हमारे सामने आती है, हमें उसे सच नहीं मानना है। ये सोशल मीडिया का टाइम है, यहाँ पे हर दिखने वाली चीज़ सच नहीं होती है, हमें उसे क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। सेकेंडली, जब भी कोई भी ऐसी इमेज या वीडियो हमारे सामने आता है, हमें उसे आगे शेयर नहीं करना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि वो हमारे नोन का है या नहीं, उसकी शेयरिंग वहीं पे बंद कर देनी चाहिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप गलत नहीं है तो डर किस बात का। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। ये 1 साल पहले की बात है। हम कुछ लोग अपने प्रोफेसर के साथ बैठ के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। उनकी एज अराउंड 65 प्लस है। उनके पास भी कुछ इस तरीके का वीडियो कॉल आता है। तो जैसे ही स्कैमर्स वीडियो कॉल को रखते हैं, स्कैमर्स उनके साथ जो करते हैं वो सर ने स्कैमर्स के साथ किया। उन्होंने इनको कॉल करके कहा कि ही इज़ गोइंग टू फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। उसके बाद किसी स्कैमर का कॉल नहीं आया। लेकिन जब मैंने सर का एटीट्यूड देखा, मैंने सोचा कि कोई नॉर्मल इंसान है तो पक्के से घबरा जाता कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, है ना। और तो मैंने पूछा कि सर व्हाट इफ़ दे शेयर। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, पहली चीज़ तो मैं गलत नहीं हूँ। सेकेंडली, ये बात अगर फैल भी जाती है तो कल को ये प्रूव हो जाएगा कि आई एम इनोसेंट। और रही बात लोगों की, तो जो एक्चुअली में मेरे बारे में कंसर्न है वो इन बोगस चीज़ों में बिलीव नहीं करने वाले हैं, और जिसमें यकीन कर रहे हैं तो दे आर नॉट माई पीपल। तो अगर वो चले भी जाते हैं सो देयर इज़ नो इशू। तो हमें थोड़ा काम रहना चाहिए। कोई भी चीज़ एंड ऑफ द लाइफ नहीं होती है। अब डीप फेक से ही रिलेटेड कुछ ऐसे क्राइम होते हैं, कुछ स्कैमर्स ऐसे स्कैम करते हैं कि आपके पास वीडियो कॉल करेंगे और वीडियो कॉल में वो डीप फेक करते हैं। वो जो पर्सन होगा आपके किसी रिलेटिव जैसा होगा। ये एक पुलिस ऑफिसर के साथ भी हुआ था। और वो बोलते हैं, या फिर आपका फ्रेंड बन के वो कॉल करेंगे। एक्चुअली वो क्या करते हैं, डीप फेक कर लेते हैं। वो वीडियो कॉल पे आपका फ्रेंड नहीं होगा, लेकिन लगेगा कि वो आपका फ्रेंड है या फिर आपका कोई नोन और रिलेटिव है, और वो आपसे पैसे मांगेंगे। वो कहेंगे वो बहुत बड़े ट्रबल में फंस चुके हैं या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, और वो आपसे पैसे मांगेंगे। अब ऐसे में जो यंगस्टर्स हैं, मुझे लगता है उनके लिए ईजी रहता है आइडेंटिफाई करना। बट स्टिल अगर लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कि डीप फेक है या नहीं, तो आप उनसे थोड़ा इंक्वायर करिए। सीधे पैसे मत दीजिए, है ना। आप रिएक्ट मत करिए, आप रिस्पॉन्ड करिए। आप पूछिए कि कौन सा हॉस्पिटल है, मैं आऊँ क्या। अगर वो कहें कि दूसरे सिटी में जहाँ पे आपका जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप आपसे हॉस्पिटल के बारे में पूछिए। आप इनफैक्ट आप चाहें तो हॉस्पिटल में भी कॉल कर सकते हैं, है ना। और फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और अगर वो आपके फ्रेंड हैं, वो आपके नोन हैं, तो कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप लोगों के बीच में पर्सनल हैं, वो स्कैमर को नहीं पता होगा। तो आप कुछ उन चीज़ों के बारे में पूछिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि बचा जा सकता है।
ऐसा ही मैं आपके साथ एक और स्कैम शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमेशा सुनने में आ रहा है। रिसेंटली विद इन अ मंथ मैंने खुद अपने नोन जो है 2 ऐसे केसेस सुने। यहाँ पे स्कैमर्स कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा जो है रेप केस में पकड़ा गया, आपका बेटा किसी लड़की के साथ पकड़ा गया। तो यहाँ पे पेरेंट्स ऑब्वियसली इमोशनल हो जाते हैं और उनसे स्कैमर क्या कहते हैं कि हम पुलिस हैं, आप हमें इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए इस अकाउंट पे और हम इस मैटर को यहीं पे रफा दफा कर देंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर रेप केस है ना तो उसके जितने प्रोविजंस स्ट्रिक्ट हैं वो 5-10 हज़ार या कुछ पैसों में वो रफा दफा नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज़, बहुत मुश्किल है कुछ पैसों में पुलिस सामने से कह रही है कि हम रफा दफा कर देंगे। और सेकेंडली, इमोशनल होने की तो ज़रूरत नहीं है, आप क्या करिए, वेरीफाई करिए। जो भी आपका बेटा है या जिसके अगेंस्ट भी बातें कह रहा है स्कैमर, आप उनसे वेरीफाई करिए। और फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि आप उस टाइम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करिए, आप अपने किसी नॉन एडवोकेट से बात करिए या फिर जो भी आपकी लोकल पुलिस है आप उनके पास जाइए और उन्हें बताइए कि ऐसा ऐसा हो रहा है। पुलिस इतनी भी डरावनी नहीं है जितना बॉलीवुड ने दिखा दिया है। पुलिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो आप किसी को लूप में रखिए, आप अकेले मत उधर रहिए, है ना, आप लूप में रहिए, आप पुलिस को रखिए या फिर अपने साथ एक एडवोकेट को रखिए, फिर आगे कोई डिसीजन लीजिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, किसी के साथ भी ऐसा स्कैम हो रहा है तो आप प्लीज़ आगे आइए और शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग शेयर करेंगे ना, लोगों के अंदर उतनी ज़्यादा अवेयरनेस जाएगी। अगर उनके साथ तो स्कैम हो रहा होगा तो उन्हें समझ आएगा कि ये सच नहीं, ये एक स्कैम है। ये तो बात हो गई उन स्कैम्स के बारे में जिनके बारे में एटलीस्ट हमको पता तो लग जाता है। पर तब क्या हो जब आप फ़ोन पे बात करें और आपकी बात कोई और सुन पाए, या फिर जब आप टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हो आपके मैसेजेस कोई और पढ़ पाए। इस स्थिति में आपकी OTP तक शेयर हो सकती है। मान लीजिए आप अपने Amazon ID में लॉगिन कर रहे हैं और उसकी OTP आप ही के साथ साथ किसी और को भी शो हो रही हो, है ना खतरनाक। इसी चीज़ को कहते हैं फॉरवर्डिंग स्कैम। कॉल फॉरवर्डिंग आपके फ़ोन में आप ऑन नहीं करते, करता है स्कैमर थ्रू लिंक्स, थ्रू कॉल्स, या फिर आप ही को बोलेगा वो डायल करने के लिए ड्यूरिंग अ फेक कॉल जिसमें वो कस्टमर सपोर्ट बन के आपसे बात करे। इवन ये चीज़ इतनी स्प्रेड हो चुकी है कि लोग फिजिकली आके भी आपसे आपका फ़ोन 2 मिनट के लिए मांगेंगे कि हमको कहीं अर्जेंट बात करनी है और मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, मिल नहीं रहा, और आप भोलेपन के चक्कर में या फिर अच्छाई करने के चक्कर में आप उनको अपना मोबाइल दे देंगे और वो एक ऐसे नंबर पे उसको डायल कर देंगे जैसे ***21***, और जिससे आपका कॉल फॉरवर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल को लेके उसमें डायल करिए *#67#। इसे डायल करते ही आपके पास एक MMI कोड स्टार्ट हो जाएगा और आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सी कॉल्स आपकी फॉरवर्डेड है, कौन कौन से SMS आपके फॉरवर्डेड है। अगर आप इनमें से कहीं पे भी देखते कि कॉल फॉरवर्डिंग ऑन है तो उसे तुरंत डीएक्टिवेट करिए। तो इसके तरीके क्या क्या है, तो देखते हैं कैसे इसको ऑफ कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में सेटिंग्स में जाइए, वहाँ पे कॉल सेटिंग्स या फिर एडवांस सेटिंग्स में आपको कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। पर कभी कभी ये ऑप्शन आपके फ़ोन में अवेलेबल नहीं भी होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप अपने सिम के बारे में जानिए। अगर आपका मोबाइल एयरटेल का है तो आप कॉल फॉरवर्डिंग ऑफ ##21# ##61# ##67# से भी कर सकते हैं। आप इन तीनों नंबरों को अपने कीपैड पे डायल करिए और उन पे कॉल लगाइए। तो जैसे आप इन तीनों नंबरों को कॉल करेंगे धीरे धीरे आपकी सारी कॉल फॉरवर्डिंग ऑफ हो जाएगी। उसी तरीके से वोडाफोन और आइडिया का नंबर ये स्क्रीन पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बाद में ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वोडाफोन के बाद बात करते हैं जियो की, तो जियो के भी कुछ नंबर्स हैं जैसे कि *402 *404 *406 या *4110। तो इनको डायल करके अपने कॉल फॉरवर्डिंग को रोक सकते हैं। इस डिजिटल एरा में जहाँ सारे काम OTPs और मोबाइल के थ्रू लॉगिन्स पे ही चल रहे हैं, ये कितना घातक हो सकता है कि आपके जो मैसेजेस या फ़ोन कॉल्स हैं वो किसी और के पास आपके बिना नॉलेज के कंटिन्यूसली जा रहे हो। तो आप फ़ोन फॉरवर्डिंग से बच गए, अब आते हैं ज़रा आपके सिस्टम पर, यानी कि आपके PC या लैपटॉप पर। कभी कभार क्या होता है कि हमारी IDs हैक हो जाती है, वो हो सकता है लिंक हो या फिर किसी गलत सॉफ्टवेयर से हमने कहीं से पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा हो, या फिर मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। पर क्या कभी कभार अचानक से आपका PC या फिर आपका जो वर्क स्टेशन है वो ऐसे मैसेजेस शो करता है जो कि आपने कभी फंक्शंस पे करे ही ना हो, जैसे कि अचानक से ऐसी जगहों से SMS या ईमेल्स आना जहाँ पे आपने कभी सब्सक्रिप्शन लिया ही ना हो, या फिर कहीं और की लोकेशन आपके गूगल मैप्स में शो करना। तो अगर आपको इस चीज़ को जानना है तो सबसे पहले
देखने के लिए कि आपका पीसी हैक हुआ है या नहीं हुआ, आपकी जीमेल आईडी हैक हुई है नहीं हुई है, सबसे पहले आपको चले जाना है अपने प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर माउस को लेकर। क्लिक करते ही यहाँ पे आएगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के तुरंत साथ यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन आ जाता है। सिक्योरिटी के ऑप्शन में जैसे आप लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सारी चीज़ों को शो कर दिया जाएगा कि कौन कौन सी डिवाइसेस यहाँ पे आपकी लॉगिन हो रखी हैं। अगर इनमें से कोई भी ऐसी डिवाइस होती है जो आपकी नहीं है, तो आप उसमें मैनेजेस ऑल डिवाइसेस पे जाके उसको सीधा साइन आउट कर सकते हैं। साइन आउट करते ही वो ऐप या उस कंप्यूटर से ये बाहर आ जाएगा। इसके अलावा आप लोग एक और चीज़ देख सकते हैं, अपने 2 स्टेप वेरिफिकेशंस ऑन रखिए, पास कीज़ ऑन रखिए, पासवर्ड्स बदलते रहिए और ये चेक करिए कि गूगल प्रॉम्प्ट एक डिवाइस से ज़्यादा में है या नहीं, और अगर वो गूगल प्रॉम्प्ट एक डिवाइस से ज़्यादा में है तो वो कौन सा डिवाइस है और उसको फाइंड आउट कीजिए। तो यही कुछ हैक्स और स्टेप्स हैं जो कि आपको शायद बचा पाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और चीज़ की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो स्कैम्स रोकने की नहीं है, वो स्कैमिंग मेंटालिटी को रोकने की चीज़ है। मैं जानता हूँ आप में से काफ़ी लोग मुझसे सहमत नहीं भी होंगे। स्कैमिंग मेंटालिटी ये आज के टाइम की चीज़ नहीं है। स्कैम हमेशा से होते आ रहे हैं और क्या पता ये होते ही रहे। यानी कि स्कैम अगर मेडिवल टाइम में भी थे और इवन डिजिटल टाइम तक भी है, तो यानी कि कोई ना कोई गड़बड़ी तो है और ये चीज़ रोकी भी नहीं जा पा रही। तो इसका जो अल्टीमेट आंसर है वो है ग्राउंड लेवल पे काम करना, मोरालिटी पे काम करना। किसी भी बच्चे को ये दिखाना या सिखाना कि स्कैमिंग करना आपके लिए भले ही फ़ायदेमंद हो, पर किसी मेहनत या मजदूर या फिर किसी भी ऐसे वर्ग के इंसान के लिए बहुत ही घातक हो सकता है जिसके साथ वो हो रहा हो। एक आदमी बरसों कमा के 20,000 की सैलरी पे अपना घर चलाता है और अचानक से एक साइबर क्राइम पे उसका पूरा पैसा चले जाना उसको भूखा भी मार सकता है। तो ये स्कैमिंग जो मेंटालिटी है, इस पे हमें ग्राउंड लेवल से वर्क करने की सख्त ज़रूरत है। हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा, हमारे फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करना पड़ेगा कि उनको स्कैमिंग को रोकना ही नहीं है, उनको स्कैमिंग को ख़त्म भी करना है और पूरे सिस्टम से ख़त्म करना है। इंडिया बहुत तेज़ी से साइबर फील्ड में अपनी पकड़ को बढ़ाया जा रहा है और ये बहुत ही जल्द इतना बढ़ जाएगा कि इंडिया विल बी द साइबर हब। एंड ट्रस्ट मी, ये स्कैम्स भी, जैसे कि आजकल हम लोग बहुत ही ईजीली टारगेटेड हो जाते हैं वेस्टर्न ऑडियंस के थ्रू, वो हमको स्कैमर्स बोल देते हैं बिकॉज येस, इंडियंस आर डूइंग द स्कैम्स इन द वेस्टर्न कंट्रीज। पर ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम सुधर नहीं सकते। वी हैव टू, एंड एज आई सेड कि इन चीज़ों को अगर हम पुराने टाइम्स में नहीं रोक पाए तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें अभी भी हम वैसे नहीं रोक सकते। ये चीज़ें इनएविटेबल ज़रूर हो सकती है, पर एटलीस्ट हम एक ग्राउंड लेवल पे ट्राई करके स्टार्टिंग के मोरालिटी पॉइंट से इसको सुधारने का काम कर सकते हैं। आप में से किसी को भी कोई पर्सनली टिप या टेक्निकल चीज़ पूछनी हो जो कि ऐसे हैकिंग रिलेटेड हो या साइबर लॉ रिलेटेड हो, तो आप हमको हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे मेंशन कर दी जाएगी एंड यू कैन ऑल्सो ईमेल अस, ऑल्दो आई वोंट बी क्लिकिंग on your links if you send any. So with a bang, let's end this video. Thank you for watching this video. Hare Krishna.